तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, उसे किस प्रकार से हम कंबाइन करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में हमें सेल्स के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हमें बात क्या करना है, तो सेल के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, ये सेल बायोलॉजी का सेल नहीं है। ठीक है, सेल के बारे में पढ़ना है। सेल में हमें क्या पढ़ना है, तो सेल का हमें पढ़ना है इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के पढ़ना है। दैट मीन्स सेल के दोनों एंड्स, दोनों टर्मिनल जो हैं उसके बीच भी समथिंग पोटेंशियल, तो दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल होता है। जैसे जितना भी हम सेल्स देखते हैं उसमें लिखा होता है 1.5 वोल्ट। दैट मीन्स ये क्या है, ये सेल के नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ रहता है। इसके बारे में पढ़ना है। इन सभी चीज़ों को हमें देखना है और इसमें रिलेशन भी निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सेल का डेफिनेशन लिखते हैं। सेल क्या है हमारा, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेंटेन ए स्टेडी करंट ठीक है, a device which is used to maintain a steady current in the circuit is called या known as cell। ठीक है, तो एक डिवाइस जो कि क्या करेगा, हमारे सर्किट में स्टडी का मतलब क्या हुआ, स्टडी मतलब एक समान, बिल्कुल मतलब एक बराबर, ठीक है, करंट को बनाए रखेगा। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद या फिर आप इसे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड इसलिए यूज किया हम यहाँ पे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। और केमिकल रिएक्शन जो होता है वो किसके बीच होता है, तो उनके इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच होता है। इसे भी हम फिगर बना करके देखने वाले हैं अभी जस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सेल में, तो सेल में इट हैज़ 2 इलेक्ट्रोड्स। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होता है, पॉजिटिव जिसे हम P से डिनोट कर देते हैं, एंड नेगेटिव, ठीक है, जिसे हम N से डिनोट करते हैं। हमें फिगर में देखेंगे इसलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका एक फिगर भी देख लेते हैं। तो सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या है, तो इलेक्ट्रोड हम पहले भी बता चुके हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में कि इलेक्ट्रोड्स क्या होता है। तो ये वो रॉड्स होती हैं जिसके थ्रू क्या होता है, करंट क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में पास करता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका फिगर हम। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, ठीक है, कि एक हम सर्किट बना लेते हैं जिसमें हमारा क्या होगा, मेन रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, तो ये हमारा मेन रेजिस्टेंस है सर्किट का। ठीक, इसके बाद यहाँ से हमारा, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम इसका 2 इलेक्ट्रोड्स को दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसे एक, ठीक है, मतलब लाइनिंग पतला सा खींच लेते हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रोड्स का काम करेगा। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोड्स है, समझ लीजिए इसे आप ऐसा ही कि हमारा इलेक्ट्रोड्स है। फिर हम इसे यहाँ तक ले गए और फिर इसे हम यहाँ से यहाँ तक ला करके फिर एक और इलेक्ट्रोड्स दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोड का काम कंप्लीट हो गया। ठीक, अब ये इलेक्ट्रोड्स होगा, ये किस में होगा, तो ये इलेक्ट्रोड्स हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड रहेगा, यानी कि इमर्स्ड रहेगा। ठीक है, जिसे आप एक केमिकल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो एक केमिकल सॉल्यूशन में डिप्ड रहता है ये, ठीक है, जिसे भी हम डबल लाइन से बॉन्डिंग करेंगे ताकि हमें एक वेसल टाइप दिखाई दे, यानी कि एक जार टाइप, कंटेनर टाइप, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा एक केमिकल सॉल्यूशन पूरा डूबा रहता है, ठीक है, इसमें केमिकल सॉल्यूशन डूबा रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है हमारा, तो ये हमारा इलेक्ट्रोड्स है, Ca क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है इनके इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट के बीच। इससे हमें इस इलेक्ट्रोड को क्या देते हैं हम, इस इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव तो P से डिनोट कर लेते हैं, इस इलेक्ट्रोड को हम N मान लेते हैं, ये तो हमारा रेजिस्टेंस है। और यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, करंट I फ्लो हो रहा है यहाँ से, ठीक है, और वापस इधर आ रही है करंट I, ठीक है। तो इतना सा काम है हमारा। अब हम इसमें कुछ टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो टर्म्स रिलेटेड टू सेल, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू सेल में हम सबसे पहला टर्म जो देखने वाले हैं वो है हमारा क्या, EMF, ठीक है। तो EMF के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो टर्म्स रिलेटेड टू सेल में सबसे पहला हमें क्या देखना है, EMF। तो पहला EMF है, ठीक है, EMF, जिसे आप कैपिटल से भी दिखा सकते हैं सभी को, EMF, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। तो ये EMF के बारे में हम फिर से एक बार जान लेते हैं। तो द मैक्सिमम पोटेंशियल difference of a cell when cell is in open circuit, ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, यानी कि किसी भी सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल को ही हम क्या कहते हैं, EMF कहते हैं, ठीक है। और वो कब, जब सेल क्या हो हमारा ओपन सर्किट में हो। ओपन सर्किट का मतलब कि सेल बिल्कुल फ्री है, उससे किसी भी तरह का वायर उसमें ज्वाइंट नहीं है और ना ही वो किसी कंप्लीट सर्किट में है। तो ओपन सर्किट क्या होता है उसे भी देख लेते हैं हम। तो ओपन सर्किट इसे ही लिखते हैं, और व्हेन नो करंट is drawn from the cell, ठीक है। ये तो EMF के बारे में हम एक और वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं, क्लास में भी बात कर चुके हैं। तो जिन्हें फिर भी कन्फ्यूजन या कोई नया स्टूडेंट देख रहा है तो वो पुराने वाले पहले वाले वीडियो को देख सकता है, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया EMF के बारे में। तो बात कर लेते हैं हम क्या, ओपन सर्किट का, यानी कि एक सर्किट बनाते हैं हम। तो सर्किट सबको पता है क्या होता है सर्किट। जैसे सर्किट में मान लीजिए हम बचपन में सर्किट बनाते थे तो बल्ब लगाते थे। तो यहाँ पे हमारा बल्ब जो है वो क्या किसका काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा बल्ब जो है वो हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी एक तरह का क्या हुआ वो, ये रेजिस्टेंस है हमारा बल्ब, ठीक है। बल्ब रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ से अपना की, ठीक है, लगा देते हैं, यानी कि इसको समझ लीजिए क्या ये हमारा की है, ठीक है, यानी कि जिसको हम चाबी कहते हैं एक तरह से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ से इसी में हम अपना सेल या बैटरी को ऐड करते हैं, जो कि क्या है पोटेंशियल का सोर्स है। तो क्या है अभी इस सेल से बिल्कुल करंट क्या हो रहा है, पास नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम ये क्या ओपन सर्किट में, यहाँ पे कंप्लीट नहीं सर्किट, चूँकि कंप्लीट सर्किट कब होता है, जब पूरा का पूरा सर्किट से करंट क्या हो सके, फ्लो हो सके और आ सके। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, कोई करंट पास नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नो करंट पास, ठीक है। क्यों, बिकॉज दिस इज ओपन सर्किट। तो ये क्या है, ओपन सर्किट है हमारा,
ठीक है। अब जब हमारा सेल बिल्कुल न्यू होता है, दैट मीन्स कि यदि कोई सेल हम न्यू सेल लाए हैं और उसे हम कहीं भी किसी सर्किट में नहीं लगाए हैं, तो उसका जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हो, मान लीजिए 3 वोल्ट का न्यू सेल हो, ठीक है, तो इसका ये 3 वोल्ट ही क्या कहलाएगा, उसका 3 वोल्ट उसका EMF कहलाएगा, ठीक है, जिसे हम छोटी में भी लिख देते हैं, ठीक है, EMF, ठीक है। और यहाँ पर से बात करें हम तो EMF क्या होता है किसी सेल का, तो EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू क्या, तो वर्क, ठीक है, जिसे डिनोट किससे करते हैं, तो जिसे डिनोट किसी बुक में कैपिटल E से भी किया जाता है या आप स्मॉल e से भी डिनोट कर सकते हैं। इक्वल्स टू कितना, तो इक्वल्स टू वर्क बाय चार्ज। चूँकि जितना भी चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉइंट से फ्लो करा के बिल्कुल इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वही हमारा क्या है, EMF है। ये भी देख रहे हैं हम कि EMF को किसे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट EMF का क्या होता है, तो ऐसा यूनिट EMF का क्या होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ EMF इज वोल्ट होता है, जो कि हमारा क्या है, पोटेंशियल का भी ऐसा यूनिट था। तो हमारा डेफिनेशन में लिखा हुआ है मैक्सिमम पोटेंशियल, ठीक है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल मतलब EMF क्या है हमारा, तो EMF हमारा एक तरह का पोटेंशियल ही है। कैसा पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल है। यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल कब होता है, तो जब हमारा सेल क्या होता है, ओपन सर्किट में होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं सेकेंड वाले टॉपिक पे, जो है हमारा क्या, जो है हमारा सेकेंड जो लिखे थे हम लोग, ठीक ना, टर्मिनल पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। पहले यही बात कर लेते हैं कि ये सेल है हमारा, तो इस सेल के अंदर भी तो क्या हो रहा है, इस सेल के अंदर भी तो भरे हुए हैं बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इसी में आगे मीटा बात करते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम देखते हैं सेकेंड टर्म अपना, ठीक है। ये सारा टर्म्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये सेल से रिलेटेड। तो सेकेंड बात करना है हमें क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम छोटी r से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा ध्यान से। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर का रेजिस्टेंस होता है और उसे हम R से डिनोट करते हैं, ठीक। तो डेफिनेशन लिखने से पहले हम जरा एक बात को बात कर लें कि जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट में जब किसी भी कंडक्टर के थ्रू रेजिस्टेंस का बात किए थे, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस का कारण क्या था, तो हम पढ़े थे कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या था, तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस था हमारा कॉलिजन, ठीक है। तो जब भी यहाँ यानी कि ये तो हमारा पोटेंशियल मेंटेन करना पड़ता था, पोटेंशियल मेंटेन करना पड़ता था दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो क्या होता था, सभी इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करना शुरू करते थे, जिसके में क्या होता था, मूव करने के टाइम पे कुछ पॉजिटिव आयंस यानी कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते थे इनके एटम से, वो क्या होता था, उससे ये कोलाइड करता था, यानी इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन होता था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन होता था जिसके कारण, ठीक है ना, तो कॉलिजन के कारण ही क्या होता था, कॉलिजन के कारण रेजिस्टेंस जनरेट होता था, ठीक है। तो कॉलिजन के कारण रेजिस्टेंस जनरेट होता था, ये हमें पता था। इसमें हमारे इलेक्ट्रिक करंट वाले सिस्टम से, यानी कि हमारे किसी कंडक्टर में जिसके कारण रेजिस्टेंस आया था। अब बात कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का, यानी कि यहाँ पे इस सेल के साथ क्या होता है, तो सेल में भी तो अंदर से करंट को फ्लो होना होता है, ठीक है। तो सेल में भी यानी यहाँ से जो करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ये करंट क्या होता है, वापस घूम करके हमारे सेल तक तो आता है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे ये सेल मान लेते हैं हम इसे, ये सेल का नेगेटिव प्लेट, ये सेल का पॉजिटिव प्लेट है। तो अब यहाँ से क्या होता है, सेल के अंदर करंट का जो फ्लो होता है, सेल के अंदर करंट का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ध्यान रखना है इस बात को भी, ठीक है। तो इसके टाइम पे क्या होता है, तो ये जो फ्लो होता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरा होता है, ठीक है, उन इलेक्ट्रोलाइट्स से, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो भरे हुए हैं,
इलेक्ट्रोलाइट के साथ हमारे पॉजिटिव आयंस का यानी पॉजिटिव चार्जेस का कॉलिजन होता है फिर से, और इस कारण से फिर यहाँ पे क्या होता है, इसके फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस जनरेट होता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस चूंकि सेल के अंदर होता है इसलिए हम इसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। सर्किट में तो रेजिस्टेंस जनरेट होता ही होता है, साथ में सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस जनरेट होता है। तो इसे इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो चलिए देखते हैं का द रेजिस्टेंस, और इस पेन से नहीं लिखना है, तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एल्कलाइट, ठीक है, अच्छा, ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल व्हेन current is flowing through the cell, ठीक है। तो डिफिनेशन सिंपल सा है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, यानी कि जब सेल से करंट पास होना चाहता है तब उस समय उसके इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है उससे क्या कहते हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसे डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज़, जैसा कि ऊपर में भी बना हुआ है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट बिल्कुल सेम होता है, ठीक ना, रेजिस्टेंस का यूनिट के, ठीक है। तो इट्स एसआई यूनिट इज, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट इज ओम, ठीक है, छोटी ओ लिखना है हमें, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट भी सेम रेजिस्टेंस के जैसा ही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को, ठीक है। अब हम देख लीजिए, यहाँ तक नोट भी करते चलिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम एक सिंपल सा सर्किट बना के दिखा देते हैं इसके लिए भी, कि यदि मेरा मेन रेजिस्टेंस तो सर्किट में है ही, मेन रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर्किट में, मेन रेजिस्टेंस के साथ ही क्या होता है, हमें उससे करंट फ्लो कराने के लिए एक सेल को जोड़ना पड़ता है हमारे सर्किट में, ठीक है। तो इस सेल को जोड़ लिए हम यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, करंट पास होता है, तो यहाँ से तो करंट पास हो ही रहा है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास होता है। इसके साथ ही करंट क्या होना पड़ता है, करंट को वापस आना होता है, क्योंकि कंप्लीट सर्किट का मतलब है पूरा करंट एक साइकिल में फ्लो करे। तो करंट के साइकिल में फ्लो होने के लिए करंट को पॉजिटिव टर्मिनल से निकल कर नेगेटिव टर्मिनल, फिर अंदर ही अंदर पॉजिटिव पे आना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे हम यूं दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका स्मॉल आर वैल्यू लिखते हैं, ठीक, इसके बीच, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ से कि जैसे कि ओम्स लॉ से हम लोगों को पता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ से क्या क्या पता है हमें, तो बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं, बाय ओम्स लॉ से हम लोगों ने रेजिस्टेंस और यहाँ पे पोटेंशियल भी है भी हमारा। अब यहीं पे हम बात करते हैं नोट में, ठीक है। तो नोट में हम इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स को देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला बात कर रहा है कि फॉर ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो, ठीक है। यानी कि यदि कोई सेल हमारा नया सेल हम लाते हैं, तो न्यू सेल में क्या होता है, तो न्यू सेल में, ठीक है, यानी कि न्यू सेल में, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी लो होता है, ठीक है। तो न्यू सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, बट जैसे ही सेल का यूज क्या आता है, ठीक है ना, बट आफ्टर यूजेस, ठीक है, यानी जैसे जैसे उसका यूज होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता जाता है, यानी कि धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे ये नॉन कंडक्टर की तरफ चला आता है। तो बट आफ्टर यूजेस, यानी कि कुछ यूजेस करने के बाद इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। 10 नो करंट इसका पास थ्रू इट,
तो हमें याद रखना है कि न्यू सेल का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, जबकि आफ्टर यूजेस के बाद क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यही करा था। बट द सेल इज पुट मोर यूज, यानी जैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका बढ़ जाता है, गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता आता है। अब इसके बाद करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिस पे कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का डिपेंड करता है। तो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड। तो सबसे पहला बात जो है यहाँ पे वो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट में भी हम पढ़े थे, रेजिस्टेंस जो था किसी भी कंडक्टर का वो क्या था, तो वो किस पे डिपेंड करता था, तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी जितना ज़्यादा लेंथ ट्रेवल करना पड़ रहा था उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रहा था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है वही चीज़, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड है। ठीक है, कि जैसे ही हमारे दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का लेंथ बड़ा जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक, जैसे कि अभी मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस R है समथिंग, ठीक है, उसके बाद हम दूसरा बनाते हैं जिसका इसका लेंथ यदि L हो, दोनों के बीच का लेंथ L हो, और जैसे ही हम कोई दूसरा लेते हैं, ठीक है ना, जिसका लेंथ क्या हो जाए 2L हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस यदि R होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, यानी कि इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम में बना कर दिखा भी सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोड्स, जैसे मान लीजिए फर्स्ट में दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है हमारा, ये एक इलेक्ट्रोड्स और दूसरा इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इस के दोनों के बीच का डिस्टेंस L है। ठीक है, तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो मिल रहा था, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस R मिल रहा था, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम इसका डिस्टेंस बढ़ा देते हैं और न्यू लेंथ जो है वो कितना हो जाता है हमारा, न्यू लेंथ हमारा L डैश हो जाता है, यानी कि 2L हो जाता है, तो हमारा न्यू रेजिस्टेंस जो मिलता है R डैश वो क्या होता है 2R हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है किस पर, नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इसमें जितना इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट किस नेचर का है, ठीक है, यानी कि अच्छा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को या फिर नहीं कंडक्ट करता इलेक्ट्रिसिटी को, कंसंट्रेशन कितना है उसका, यानी कि वो हाईली डिजोल्व है वाटर में या फिर कम डिजोल्व है, और फिर टेम्परेचर पे। ठीक है, तो डायरेक्टली डिपेंड करता है, इसके बाद टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। यहाँ पे कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा वो काम करेगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है, यानी किस नेचर का इलेक्ट्रोड्स, यानी कि हमारा इलेक्ट्रोड्स कॉपर का है, ठीक है, या फिर कार्बन का है, किस टाइप का। जनरली तो ऐसे कार्बन का रॉड यूज किया जाता है जनरल सेल्स वगैरह में, ग्रेफाइट का। ठीक है, इसके बाद करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। क्या था एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी कि कितना अमाउंट में, यानी इलेक्ट्रोड्स का, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट है इतना सा भरा हुआ, इस इलेक्ट्रोलाइट में कितना सा एरिया इलेक्ट्रोड का डिप्ड है, यानी कि कितना एरिया इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट को टच कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो वही है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज इन द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी कि R जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया किसके, ऑफ इलेक्ट्रोड के। ठीक है, इलेक्ट्रोड डिप्ड इन किसमें, इलेक्ट्रोलाइट। पूरी वीडियो को ध्यान से देखकर समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट टर्म बचा हुआ है जो कि हमारा क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो अब हम अपने चौथे टर्म यानी कि तीसरे टर्म EMF, उसके बाद हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को देख लिया। अब हम लास्ट अपने टर्म को देखने वाले हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इसे हम थर्ड टर्म से दिखा देते हैं यहाँ पे।
तो जल्दी से देख लेते हैं हम हमारे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल को, चूँकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी आसान और इम्पॉर्टेंट ये वाला, ठीक है। टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल क्या है हमारा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इन ए क्लोज सर्किट, बिल्कुल ईएमएफ का उल्टा डेफिनेशन, ठीक है। ईएमएफ में कह रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल किसमें है, क्लोज सर्किट में है, ठीक है। बस यही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल, ठीक है, व्हेन सेल इज इन क्या, क्लोज सर्किट, यानी कि जब सेल से करंट पास होगा तब, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन का बात किया जाए, यदि इसे दिखाना है हम लोग को, तो यानी कि यहाँ पे हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सिर्फ वी से डिनोट करते हैं इसको, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए वी कर लेते हैं, बुक्स में वी दिया हुआ है, तो वी टी कर चुका, तो ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, जितना करंट पास हो उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि इससे हम टोटल ईएमएफ माइनस आई इंटू स्मॉल आर कर देते हैं, क्योंकि चूँकि हमारा V इक्वल्स टू आई आर होता ही है, ठीक है। तो ये तो दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस ही है ना, ठीक है। तो इसीलिए एक तो कंप्लीट ईएमएफ में से जितना ड्रॉप हुआ पोटेंशियल, ठीक है, उसे ही कहते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, हमेशा लेस होता है किससे, ईएमएफ से, ठीक है। तो बस इतना ही, इसे हम फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं, बट काफ़ी लंबा हो गया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इस काम को, अच्छे से नोट कर लिया।